नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया था, ठीक है। और आइए अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो हम लोग जानते हैं कि एक व्यवस्था की गई है कि जिसमें राष्ट्रपति को सलाह और देने के लिए एक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद में। तो वही है ये। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें क्या है 74 से 75 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति कैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों से मिलकर और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, लेकिन जो मंत्रियों की संख्या होगी प्रधानमंत्री को शामिल करने के बाद 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा से, ठीक है। ये एक कंडीशन है और ये कब किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, ठीक है। और किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई सदस्य यदि दल 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल, मतलब जो 51 संशोधन हुआ था उसके अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसको मंत्री नहीं बनाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये होता है कि राष्ट्रपति मान लीजिए किसी का नियुक्ति किया तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हटाता नहीं है, प्रधानमंत्री की सलाह से ही हटाता है, ठीक है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक होता है ये थोड़ा काम का चीज़ है। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि राज्यसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा मतलब जो हमारी जो सरकार है वो चुन के जो आती है वो लोकसभा में बैठती है, तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगर उसको अविश्वास प्रस्ताव लाना भी होगा विपक्षी पार्टियों को तो लोकसभा में ही आएगा। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है नहीं लोकसभा राज्यसभा और दोनों सदनों में किसी में भी, ऐसे करके ऑप्शन था, तो लोकसभा में लाया, ठीक है। अब देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि पूरा मंत्रिपरिषद तो उत्तरदायी है ही, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो उसको पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने संसद का सदस्य नहीं है तो उसकी जो मंत्री की पद है वो समाप्त हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा देखने वाला है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं वेतन भत्ता जो भी होता है वो सब संसद निर्धारित करती है, ठीक है। मंत्रियों के 3 श्रेणी होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री। ये थोड़ा कैबिनेट मंत्री ये जो होता है मुख्यमंत्री मतलब मेन टाइप के मंत्री होते हैं। इसमें क्या जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको ये पद दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पे कार्य करते हैं, ठीक है। और कोई भी उद्घोषणा के लिए जो आपात उद्घोषणा वगैरह होता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही मिल के लेते हैं, ठीक है। राज्य मंत्री क्या होता है? जैसे कैबिनेट मंत्री का जो विभाग होता है उसमें बहुत काम होता है, उसके कार्यभार को कम करने के लिए ये राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उप मंत्री क्या होता है? ये राज्य मंत्री जो होते हैं इनकी सहायता के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री है ना इनको सबको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो सबसे लंबा कार्यकाल है इसमें जो जो लिखा हुआ है उसको सिर्फ यह ध्यान रखेंगे, और कुछ है मैंने टिक लगा दिया है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो भी इसके नाम के आगे लिखा हुआ है, जितने भी प्रधानमंत्री है उसके नाम के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे सब जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल था, गुजरातलाल नंदा में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ताशकंद में मरे थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मरे थे, ठीक है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में बने थे। तो ये जो पॉइंट है ना जिसके सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि पूछा हुआ है कि कौन सा
प्रधानमंत्री थे जो मतलब किस संसद किस सदन के सदस्य नहीं थे, पहला बार कौन से मतलब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम जानते हैं कि मनोनयन 331 में होता है, ठीक है। 331 में मनोनयन होता है 2 सदस्य का एंग्लो इंडियन का, ठीक है। एंग्लो इंडियन का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको शायद हटाया गया है, लेकिन जब तक करेंट अफेयर्स में ना आए आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद अभी है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री एक सेतु का भी काम करता है, मंत्रिपरिषद से जो डिसीजन लेता है वो राष्ट्रपति को अवगत कराता है, और राष्ट्रपति अगर कोई संदेश देता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा में देने का काम भी करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हम जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसके सलाह से मंत्री यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये कुछ काम है जो बताया गया है। पहला नंबर, अगर किसी मतलब कोई मंत्री डिसीजन लिया है उस पर अगर कोई सूचना मांगता है तो देगा, राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री। अगर कोई संघ और कार्य में कोई काम किया जा रहा है उससे कोई भी सूचना मांगने का अधिकार मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रति, तो वो सूचना उपलब्ध कराएगा, ठीक है। ये वाला सब चीज़ याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्राणी है महान्यायवादी। ये प्राणी ऐसा है कि देखिए इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदन के मतलब कि सदन में वही भाग लेता है जिसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक टाइप का प्राणी है जिसको ये अधिकार है कि वो सदन या किसी भी जो सदन की कमेटी है उसमें भाग ले सकता है, सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। देखिए कार्यकाल तय नहीं है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जब तक इच्छा तब तक ये पद धारण करेगा, ठीक है। नॉर्मली इसे 5 साल का होता है, लेकिन सरकारें बदलती हैं तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आप याद रखिएगा, मतदान का अधिकार नहीं है लेकिन बाकी किसी सब चीज़ का अधिकार है। किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंटेशन दे सकता है या भाग ले सकता है, और किसी भी समिति जैसे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समिति, ये सब में भाग ले सकता है, ठीक है। और उस जैसे संसद सदस्य को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वैसे महान्यायवादी को भी प्राप्त है, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हो गया, अब आइए संसद देख लेते हैं। देखिए संसद में क्या है, संसद किस चीज़ से बनता है, सबसे पहले ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए संसद जो है 3 चीज़ से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये हमेशा याद रखना है। संसद सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से नहीं, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा है। देखिए राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत होता है, और जो लोकसभा वो 81 के तहत होता है। तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ माननीय या मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हो गए, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं समाज सेवी जो चुनाव फेस करके नहीं जा सकते हैं, काहे कि हो सकता है उनके जनता में वैसी छवि नहीं हो, लेकिन बहुत या तो इंटेलिजेंट हो या अपने किसी विशेष क्षेत्र में बहुत उनको ख्याति प्राप्त है, तो उनको ये राज्यसभा में राज्यसभा में मेंबर बनाने का सिस्टम रखा गया है। तो इसलिए ये मतलब उनको भी दिया गया है कि 12 लोग को मनोनीत कर दिया जाएगा, वैसे लोग को तो वो राज्यसभा में चले जाएंगे। बाकी जो मेंबर होते हैं 12 को छोड़ के 238 जो होते हैं, इसमें राज्यों से चुन के लोग आते हैं, ठीक है। केंद्र में जो सरकार होती है उसमें वो तो लोकसभा का प्रतिनिधि होती है, ठीक है। लेकिन राज्यों को भी केंद्र सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए या उस पर प्रेशर बनाने के लिए ये सिस्टम लाया गया है कि राज्यसभा में सारे राज्यों से जो विधानसभा है, विधानसभा से चुन के प्रतिनिधि लोग भेजता है, वो आते हैं राज्यसभा में वो मेंबर के रूप में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा परमानेंट सदन है, 6 साल इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का 5 साल होता है, और वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 राज्यों से 4 संघ राज्य से 12 मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए 6 साल का कार्यकाल होता है, हर एक 2 साल पर 1/3 जो होता है इनको वीआरएस दे दिया, मतलब इनका सेवा समाप्त हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जब शुरू में संविधान लागू हुआ था तो उस समय कैसे पता चलेगा कि 1/3 किसको नीति किया जाएगा, तो उस समय ना लॉटरी निकाला गया था। तो लॉटरी में जिसका नाम आया था उसको पहला बार में छूट दिया। उसके बाद तो हर का 6 साल पूरा होता था, तो उसके बाद वो लोग उनका सेवा समाप्त हो जाता था। लेकिन प्रथम बार जो था 2 साल पे किसको मतलब हटाया जाए, ये कैसे करना किया गया था, लॉटरी निकाल कर, ठीक है। अब देखिए
राज्यसभा के लिए क्या होगा, अर्हता वही राष्ट्रपति वाला है, 35 साल उम्र, 30 साल उम्र होना चाहिए। 35 साल राष्ट्रपति की है, 30 साल राज्यसभा के लिए है, ठीक है। भारत का, मैं शायद गलती, मैं भी भूल गया था, देखिए इसमें 30 साल दिया हुआ है, शायद मैं मुझे 35 साल ध्यान था, रिवीजन किए हुए बहुत टाइम हो गया इसलिए शायद छूट गया था मुझे। देखिए 30 साल राज्यसभा के लिए, ठीक है। अब संसद का मतलब जो संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो बन सकता है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, देखिए 21 साल में मुखिया बन जाएगा, ठीक है। 21 साल में मुखिया बन जाएगा, 25 साल का होगा तो लोकसभा के लिए लड़ सकता है, राज्यसभा के लिए लड़ सकता है, विधानसभा के लिए लड़ सकता है, ठीक है। 30 साल का होगा तो क्या कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। 35 साल होगा तो राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कितना स्कोप है, अगर आपका एज 21 साल है तो मुखिया बन सकते हैं, 25 साल के हुए तो लोकसभा राज्यसभा के लिए लड़ सकते हैं, 30 साल में राज्यसभा से में जा सकते हैं, ठीक है। 35 साल में हो तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ दिया गया है संख्या, क्या है संख्या, ये दिया गया है बेसिकली कि किस में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जिसका एक प्रतिनिधित्व है उसको याद रखना है, जिसका एक है, ठीक है। और किसका नहीं है ये भी हमको ध्यान रखना है कि कौन से राज्यों को नहीं दिया गया है, और किसका सबसे अधिक है ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए 16 बिहार का है, यूपी का सबसे ज़्यादा होगा, आप देखिएगा यूपी का सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में है, तो यूपी का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा है, तो 2-4 वो आप याद कर लीजिएगा, घटते क्रम बढ़ते क्रम, घटते क्रम में मतलब सबसे अधिक वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, क्या, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर दमन, लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को एक एक दिया गया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिल्ली में 7 हुआ है, ठीक। अब देखिए सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा में, तो वही है राज्यों से चुन के आते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो है पॉइंट लिखा हुआ है ना, निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति का नाम उस राज्य के निर्वाचन सूची में हो जहाँ से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, ये शायद इसको चेक कीजिएगा आप लोग, शायद इसको हटाया गया है, ठीक है। हाँ नहीं, पहले इसमें था कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए, लेकिन बाद में ये इसको हटा के सिर्फ निर्वाचन सूची में नाम, तो शायद इसको भी चेंज किया गया है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये डाटा अपडेट है या पुराना है। राज्यसभा के पदाधिकारी हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे ये तो सभापति हो जाएगा राज्यसभा का। इसके नीचे क्या किया जाता है ना कि कुछ मेंबर लोग का चुन दिया जाता है कि जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन सा अधिकारी राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करेगा, तो ये सब होता है, ठीक है। तो एक सभापति हो गया, एक उपसभापति, उपसभापति और ये सभापति दोनों नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति और उपसभापति नहीं है, तो कौन काम करेगा, तो जो मेंबर होता है लोग, एक कमेटी टाइप का चुन दिया जाता है जिसमें कुछ मेंबर हो जाते हैं, उसको पीठासीन अधिकारी बोल दिया जाता है। तो सभापति और उपसभापति नहीं हो तो पीठासीन अधिकारी में से ही कोई अधिकारी सदन का नेतृत्व करता है, ठीक है। अब देखिए जो अधिकार है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्या है, कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। विधि निर्माण का अधिकार, देखिए संविधान संशोधन वगैरह में एकदम बराबर का अधिकार है, लेकिन दान विधेयक के मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये सब दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लोकसभा, इसको प्रथम सदन कहा जाता है और इसमें इसको निम्न सदन कहा जाता है, और यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसमें लोग आते हैं, सिर्फ 2 लोग जो होता है मनोनीत होता है, ठीक है। कितना, 231 है, ठीक है, सॉरी 331 है, शायद 331, हाँ 331 है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया है कितना राज्य से आता है, कितना संघ राज्य से आता है, ये डाटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस डाटा को अपडेट भी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ मान लीजिए जैसे घटाया बढ़ाया जाता है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, ठीक। 550 मैक्सिमम है, लेकिन 545 पे ही अभी इलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग कुछ नहीं है, ये जो जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, इसकी सीमा तय करता है कि कितना जनसंख्या पर एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का सीमा होगा, ठीक है। तो ये होता है। और देखिए
ऐसे हर एक जो जनगणना होता है उसके बाद समायोजन करने का सिस्टम है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको 2026 तक स्थिर कर दिया है कि कोई समायोजन नहीं होगा। जो मतलब जनसंख्या बढ़ेगा घटेगा तभी 2026 तक जो निर्वाचन मतलब 545 को सीट है, ये 545 ही रहेगा, ठीक है। मतलब 550 जो मैक्सिमम है, ये 550 ही रहेगा, इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए 44वां संविधान से अभी इसको बढ़ाया इति किया गया है, मतलब इसमें डेट फिक्स कर दिया है कि 2026 तक अभी कोई परिसीमन नहीं होगा। और परिसीमन का जो सीमा था वो पहले 1991 की जनगणना का था, अब 2001 कर दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप लोग इस पर उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। हाँ सिर्फ ये पूछ सकता है परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और परिसीमन आयोग के जो सिफारिश होता है उस पर बहस वगैरह नहीं होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। और उसको कहीं चुनौती भी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है। देखिए कुछ सीटों के लिए आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी सीट का। देखिए वयस्क मताधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। वयस्क मताधिकार बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि पहले जो आयु का था कि वोट देने का आयु जो था वो 21 साल था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको 61वां संविधान संशोधन में घटाकर 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में आपको शादी करने का मतलब आप वोट तो दे सकते हैं, वोट देने के लिए आप एलिजिबल हो जा सकते हैं 18 साल में, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए 21 साल उम्र है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वोट दे रहे हैं तो आपको आप वयस्क हो गए हैं, वो सरकार की नज़र में सिर्फ वयस्क हुआ है, ठीक है। अगर आपको शादी करने का है तो 21 साल का कम से कम होना पड़ेगा, तभी आप लीगली मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। और लड़कियों के लिए यह उम्र जो है 18 साल होती है, लड़कों के लिए 21 साल। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, लोकसभा का जो ये सदस्य संख्या दिया है इसमें भी हम लोग वैसे ही याद करेंगे। कुछ जो सबसे अधिक वाला याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में लोकसभा का सीट है, ठीक है। और कुछ ये भी याद रखेंगे किसको एक एक दिया गया है, एक एक सीट किसको दिया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उन राज्यों का भी नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने टिक लगा दिया है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लोकसभा की अवधि हम लोग जानते हैं 5 साल की होती है, ठीक है। और इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो इसको उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन बाद में वापस से सरकार ने 42वां में बढ़ाया गया था, लेकिन 44वां में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने वापस इसको वो कर दिया, मतलब विड्रॉ करके फिर 5 साल कर दिया, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, अगर संसद चाहे तो जैसे आपातकाल होगा ना तो एक साल मतलब लोकसभा की अवधि बढ़ा सकती है, और कितना हो भी बढ़ा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, एक साल करके ही लेकिन बढ़ाना होगा, एक बार में 1 साल, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपातकाल ख़त्म हो गया तो 6 माह से ज़्यादा मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है उसका डेट, 6 माह के बाद आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आपको पास करवा के उसको 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, मैंने बताया था 25 साल का उम्र होना चाहिए, और 25 साल का आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद सदस्य होने का मतलब योग्यता होना चाहिए, मतलब पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये सब नॉर्मली है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग पढ़े थे लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी, जैसे मतलब मान लीजिए कोई सदस्य, कौन सा सदस्य लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, कोई लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक, मतलब लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, ठीक है। वो एक सूची बनाई हुई है कि ये सूची लाभ का पद नहीं है, और ये सूची के अलावे जो भी पद हैं वो सारे लाभ के पद हैं, ठीक है। तो विकृत चित्त का मतलब पागल दिवाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं बनेगा, विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं करना, मतलब संसद किसी आदमी को बाज़ाब्ते कानून बना के उसको अयोग्य घोषित, जैसे कोई आदमी पैसा लेके भाग गया भारत का, तो या कुछ क्राइम करके भाग गया, संसद से उसको कानून बना के वो कर दिया गया कि नहीं ये आदमी इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकता है, तो ऐसा मतलब कानून बनाया गया है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, उस टाइप का व्यक्ति चुना जाता है तो वो अयोग्य है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किसके
जो चुनाव आयोग के सलाह पे करता है और उसका उसका निर्णय ही अंतिम होता है। ठीक है। अब लोकसभा के अधिकारी, लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनता है, एक उपाध्यक्ष चुनता है और एक पीठासीन अधिकारी लोगों की टीम भी चुनता है। पीठासीन अधिकारी मतलब क्या, कुछ लोग उसमें होते हैं, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं होंगे तो पीठासीन अधिकारियों में से ही कोई एक लोकसभा का नेतृत्व करता है। ठीक है। अब देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा तो कौन काम करेगा, ये कैसे कैसे त्यागपत्र देते हैं, अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को इस्तीफा मतलब। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें सबका नाम दिया हुआ है, उतना कुछ याद करना है, सिर्फ पहला नाम याद रखना है। ठीक है। और सबसे अभी जो लेटेस्ट वाला है उसको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति दोनों सदन में चुन लिया जाता है तो कैसे पता चलेगा वो किस सदन में रहेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए वो संसद का सदस्य है तो 10 दिन का टाइम उसको मिलेगा। संसद के लिए अगर मतलब चुना गया है तो 10 दिन के लिए टाइम मिलेगा। हाँ नहीं, इसमें ऐसा है कि दो टाइप से सिस्टम हो सकता है। मान लीजिए कोई विधानसभा का मेंबर है, वो संसद सदस्य के लिए चुन लिया गया तो उसको 14 दिन का टाइम मिलेगा कि जाइए भाई आप विधानसभा से इस्तीफा दे के आ जाइए। ठीक है। अगर कोई संसद सदस्य विधानसभा में चुन लिया गया तो 10 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछती नहीं है, मतलब बेसिकली नॉलेज के लिए है। ठीक है। कि संसद में उसको 10 दिन का टाइम मिलेगा, विधानसभा का अगर सब मेंबर है तो 14 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा मैक्सिमम साधारण विधेयक को 6 माह रोक सकती है। ठीक है। 4 महीने एक बार और 2 महीने एक बार। ठीक है। अब देखिए संसद सदस्य का विशेषाधिकार, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल उसको अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाता है 40 दिन के अवधि, मतलब अधिवेशन के 40 दिन पहले 40 दिन बाद। लेकिन ये सिर्फ सिविल मामलों में होता है। ठीक है। सिविल मामलों मतलब ज़मीन जायदाद वगैरह मामला। लेकिन अगर कोई मर्डर वगैरह का मामला है, मतलब क्राइम में फौजदारी मुकदमा है तो उसमें उसको किया जा सकता है। ये 40 दिन वाला सिस्टम उसमें नहीं काम करता है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक। मतलब अगर कोई मर्डर कर दिया संसद सदस्य तो उस पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है 40 दिन के पहले भी, 40 दिन उससे कोई अब मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी का ज़मीन वगैरह हड़प लिया है या कोई केस उस टाइप का चल रहा है, मारपीट वगैरह थी, जैसे ज़मीन जायदाद का या कोई किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया है या कोई अन्य मामला है, सिविल रीट होना चाहिए, तो उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और संसद का विघटन कैसे होता है ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। या तो राष्ट्रपति उसको इति कर देगा, उससे भी विघटन हो जाएगा, संसद भंग कर देगा। तो हम लोकसभा को ही राष्ट्रपति भंग करता है, राज्यसभा तो परमानेंट होता है। ठीक है। और कैसे शुरू होता है, जैसे नया सरकार चुन के आती है तो उसको राष्ट्रपति अभिवादन भाषण देता है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है, सब लोग मतलब धन्यवाद ज्ञापन करता है कि राष्ट्रपति का भाषण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संसद शुरू हो जाता है। अब यहीं तक हम लोग आज इसको पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए कल हम लोग शुरू करेंगे संसद के सत्र और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।